नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, पिछले वीडियो में मैंने कुछ स्टोरी बता दी थी पंजाब के बारे में, ठीक है। और हमने क्या ध्यान दिया था, क्या नोट्स बनाया था? नोट्स हमने ये बनाया था, जो सिंध का क्षेत्र था उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, उसका नोट्स बनाए थे। और अफ़गानिस्तान पे जो अंग्रेज़ों ने अपनी नीति अपनाई तो, लेकिन उसमें विफलता उनको मिली, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली थी और हमने उसको नोट किया था, ठीक है। तो अब चलिए, अब आगे चलते हैं। तो जो पश्चिम का विस्तार है, यानी कि जो उत्तर पश्चिम का विस्तार है इन लोगों का, उसमें कौन कौन था? एक सिंध होता है, और दूसरा पंजाब होता है, और तीसरा अफ़गानिस्तान होता है। तो अफ़गानिस्तान और सिंध पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो अभी बचा क्या है? पंजाब बचा है। तो आज हम लोग पंजाब के बारे में बात करेंगे और उसका भी नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं पंजाब के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको पंजाब के बारे में कुछ बताया था कि पंजाब में जो सिख धर्म की शुरुआत थी वो गुरु नानक जी ने की थी। अब गुरु नानक जी ने की थी, उसके बाद से उसमें आते हैं गुरु हरगोविंद जी, वो भी क्या करते हैं, अच्छा खासा उनका भी उसमें योगदान होता है। फिर आखिरी गुरु कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का भी अच्छा योगदान रहता है, यानी कि वो सैनिक शक्ति को लेके काफ़ी उसमें इम्प्रूव किए थे, काफ़ी अच्छा उसमें काम इन्होंने किया था, ठीक है। आधुनिक सेना का निर्माण किया था, ठीक है, सेना को मजबूत बनाया था। उसके बाद से जैसे ही लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से इनके विश्वास पात्र जो शिष्य होते हैं, बंदा सिंह, सिख का कमान इनके हाथ में आ जाता है, ठीक है। अब जब इनके हाथ में आ जाता है तो ये भी काफ़ी कुशल थे। अब कुशल होने के नाते इन्होंने अपना जो योग्यता था वो उन्होंने दिखाया, यानी कि मुग़लों के खिलाफ ये काफ़ी लंबे टाइम तक संघर्ष किए, लेकिन अंततः इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ फिर सिखों का थोड़ा सा टाइम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब कोई भी डायरेक्टली कमान संभालने के लिए बचता नहीं है जो इतना मजबूत हो, ठीक है। तो बिखराव हो जाता है प्रशासन का। उधर से उत्तर पश्चिम की तरफ से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अब आक्रमण की वजह से यहाँ के लोग क्या होते हैं, एकजुट तो होना ही पड़ेगा। अगर जो कोई बाहरी शक्ति है हमें हानि पहुँचा रही है, हमें क्षति पहुँचा रही है, तो उसका विरोध करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो बहुत सारे मिसल बने थे, यानी कि लगभग 12 मिसल बने थे। मिसल मतलब मैंने आपको बताया था कि संघ होता है, ठीक है। तो ये आप ये दिमाग में रख के चलेंगे कि मिसल मतलब संघ होता है। तो उसमें से सुकर चकिया मिसल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था अनोखा, जिससे कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, इसलिए हमें उस मिशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और भी सारे मिसल थे, 12 मिसल थे, लेकिन एक ही मिसल क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा था। तो सुकर चकिया जो मिसल था, तो उसके जो प्रमुख थे सुकर चकिया मिसल के, रणजीत सिंह जी थे। अब जब रणजीत सिंह जी थे तो उनके अधीन में जब पंजाब था, तो ये काफ़ी साहसी सैनिक थे, कुशल प्रशासक भी थे। प्रशासन को चलाने की कला उनमें काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। और कूटनीतिज्ञ भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि मुँह उठाए और चल दिए, किसी से भी भिड़ गए, भिड़ते जा रहे हैं, कोई हमारे साथ कुछ करता जा रहा है, हमारे साम्राज्य में कोई नुकसान होता जा रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम तो अपनी जिद पे अड़े हैं। नहीं, कूटनीतिक भी बहुत अच्छे खासे थे। जहाँ जैसे जिस हिसाब से बनता था उस हिसाब से ये काम करना उचित समझते थे, ठीक बात है। तो इनका भी जो था काफ़ी आधुनिक प्रशिक्षण इन्होंने अपने सेना को दे रखा था, ठीक है। और सेना के मामले में ये काफ़ी मजबूती से काम कर रहे थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे भी। मैंने बताया भी था कि सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सैनिक मामलों में, उनकी जो बेहतर सेना थी, तो दूसरे नंबर पे इनका नाम आता था, रणजीत सिंह जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सैनिक व्यवस्था कर रखी थी। तो हम लोग अब किसके बारे में जानेंगे? पंजाब के बारे में, कि पंजाब का विलय क्यों और कैसे किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जबकि पंजाब में रणजीत सिंह जी जब थे, तब तक अपने साम्राज्य को अंग्रेज़ों से बचा के रखे थे। जहाँ जैसे बन पड़ता था वैसे ही वहाँ पे इनसे ये संधि कर लेते थे, अंग्रेज़ों से बातचीत कर लेते थे। जो मसला बातचीत से हल होने वाला है वहाँ ये ऐसा नहीं करते थे कि जाके भिड़ जाएं उनसे, ठीक बात है। तो वो समझदारी का परिचय देते हुए अपने साम्राज्य को सुरक्षित उन्होंने बचा के रखा। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे बड़े ख़तरनाक थे, तो उनके जाने के बाद समस्या होती है। उनके जो उत्तराधिकार होते हैं उनमें आपस में संघर्ष होता है। अब इस संघर्ष का फ़ायदा ये उठाते हैं। हालांकि वो लोग फिर से, वो जो संघर्ष होता है वो एक बहाना था। फिर इन लोगों ने उकसाया सिखों को कि आप लड़ो, ठीक है। तो उकसा के ही इनका ही मर्जी था, क्योंकि इन्हें क्या करना था, पंजाब का विलय करना था ब्रिटिश साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में
पंजाब का विलय करना था। इस वजह से ये लोग एक रणनीति बना के चल रहे थे ताकि सामने से ही ये लोग कोई गलती करें और वो गलती का बहाना हमें मिल जाए और हम लोग पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लें, ताकि वो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाए। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो था ही, उनकी बात तो मानी ही जाती थी, ठीक है, सहमति तो थी ही, संधि तो थी ही, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली चाहते थे कि हम शासन करें और वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हमारा जो सैनिक है वहाँ पे सैनिक व्यवस्था हो। ठीक है, तो हम लोग अब नोट्स में आगे लिखेंगे पंजाब के बारे में। ठीक है, तो आप लोग डालिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा पंजाब विजय। पंजाब विजय लिखिए, उसके नीचे लाइन से आप लिखेंगे पंजाब में लंबे समय की राजनीतिक अस्थिरता के पश्चात रणजीत सिंह ने एक मजबूत व स्थिर राज्य की नींव रखी। रणजीत सिंह के, ठीक है, आपने लिखा पंजाब विजय, उसके नीचे से आपने लिखा होगा पंजाब में लंबे समय के राजनीतिक अस्थिरता के पश्चात रणजीत सिंह ने एक मजबूत व स्थिर राज्य की नींव रखी। ठीक, आगे आप लोग लिखेंगे रणजीत सिंह के अधीन वर्तमान पाकिस्तान का बड़ा भूभाग तथा भारतीय कश्मीर हिमाचल, कॉमा देके लिखेंगे भारतीय कश्मीर, हिमाचल एवं पंजाब के कुछ क्षेत्र पर नियंत्रण था। आगे लिखिए उसी में, रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में अफगानिस्तान तथा अंग्रेज दोनों ही शक्तियों से साम्राज्य की सुरक्षा की। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसमें, इनका शासन, एक बात याद रखेंगे, ये जो राजनीतिक अस्थिरता की बात की जा रही है, तो ये जो शुकरशकिया मिसल था, उसके पहले क्या हुआ था, जब बंदा सिंह की हत्या कर दी गई थी तो राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। उधर से अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो भी एकदम प्रशासन की धज्जियाँ उड़ गई थी। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा अस्थिरता चरम पे पहुँच गई थी। तभी इन लोगों को बहुत सारे ग्रुप बनाने पड़े, बहुत सारे मिसल का निर्माण हुआ, जिसमें 12 मिसल थे। तो इसमें से एक प्रमुख मिसल था शुकरशकिया, जिसमें ये रणजीत सिंह जी प्रमुख थे। ठीक है, तो यही बात कही जा रही थी, इनके बारे में बताया जा रहा था कि रणजीत सिंह के पहले क्या था, पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता था। अस्थिरता कैसे था, क्योंकि बंदा सिंह जो थे वो क्या किए थे, उनकी हत्या हो गई थी। अब जब उनकी हत्या हो गई थी तो प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया था। उसके बाद से उधर से आक्रमणकारी जो थे तो उससे और ही ज़्यादा चौपट हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता थी, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो दूसरे पॉइंट में आप कंटिन्यू रखेंगे, इनका शासन काल दो विशेष कारणों से चर्चित रहा है। प्रथम के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रथम, आधुनिक सेना का गठन, यूरोप के कई देशों के नागरिक इनकी सेवा में कार्यरत, जैसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कॉमा देते रहिएगा, जैसे जैसे कंट्री का नाम जो दिया जा रहा है, देश का नाम, कॉमा आप देते रहिएगा। जर्मनी, लाहौर एवं अमृतसर में तोप बनाने का कारखाना लगाया। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, लाहौर एवं अमृतसर में तोप बनाने का कारखाना लगाया। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, द्वितीय मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि इनका शासनकाल दो विशेष कारणों से चर्चित था। ठीक है, प्रथम आपने लिख लिया, अब द्वितीय लिखेंगे, द्वितीय के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। द्वितीय, अंग्रेजों के प्रति नीति को लेकर, कैसे इनकी नीति को लेकर थे, आगे लिखिए, ब्रिटिश खतरे को समझते हुए भी
युद्ध के स्थान पर कूटनीति को महत्व दिया। ब्रिटिश खतरे को समझते हुए भी युद्ध के स्थान पर कूटनीति को महत्व दिया। इसी में आगे लिखेंगे 1809 में अमृतसर की संधि या शाश्वत मित्रता की संधि के द्वारा सतलज नदी को दोनों का सीमा माना गया। अगली लाइन से लिखेंगे जब तक रणजीत सिंह जीवित थे तब तक साम्राज्य सुरक्षित रहा और इनकी मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर ही पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। अब नीचे आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। हेडिंग डालिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इसमें नीचे लिखिए आप लोग अंग्रेज़ों ने युद्ध के लिए सिखों को उकसाया, साथ ही षड्यंत्र भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुख्य सेनापति, ब्रैकेट में ये चीज़ लिखिएगा मुख्य सेनापति लाल सिंह अंग्रेज़ों की तरफ थे। समझिए एकदम जो हुआ था प्लासी की लड़ाई वही वाला सीन था। जैसे मीर जाफ़र था मिला हुआ था ब्रिटिशर्स से, ऐसे ही यहाँ पे सिखों के एक मुख्य सेनापति थे लाल सिंह, वो किससे मिले हुए थे? ब्रिटिशर्स से मिले हुए थे। मतलब 90 साल बीत गए फिर भी ये लोग बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। एक बात होता है ना कि पहले के टाइम में जो चीज़ें गुजर जाती हैं बीत जाती हैं उस चीज़ से हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन ये लोग सीखने वाले नहीं हैं कि मीर जाफ़र का ऐसा हाल हुआ था तो थोड़ा संभल के चले। ये सब कुछ जानने के बाद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुख्य सेनापति लाल सिंह किसकी तरफ थे? अंग्रेज़ों की तरफ थे। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1846 में लाहौर की संधि तथा भैरोवाल की अनुपूरक संधि के द्वारा 1846 में लाहौर की संधि तथा भैरोवाल की अनुपूरक संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सहायक संधि की तरह। ये लोग जो भी संधि करते थे ना, सहायक संधि के प्रावधान उस पर लागू हो जाते थे जो भी थे। तो ठीक है, तो जो भी ये लोग संधि करते थे उसी तरीके से संधि करते थे, ठीक, कि पूरी तरीके से हमारे ऊपर सामने वाला निर्भर हो जाए। आगे लिखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। ये हेडिंग डालेंगे द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 49। इसमें केवल एक ही पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, बस ख़त्म। इसमें ही ख़त्म हो जाता है कि सेकंड युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पंजाब का उस टाइम ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। एक ही लाइन इसमें लिखना ही है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में एक ही लाइन लिखना है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ठीक है। अब पंजाब का भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, जितना भी करवाना था पंजाब का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक गवर्नर जनरल को जो डलहौजी थे, ठीक है। अब हम डलहौजी की जो विस्तार नीति थी, साम्राज्य की विस्तार नीति थी, उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ठीक है। जब डलहौजी आए तो उनका कार्यकाल था 1848 से 56, ठीक है। तो इनके टाइम तक ब्रिटिशर्स लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, उनका विस्तार काफ़ी हो चुका था, तो इन्हें थोड़ा सा चार चांद और लगाना था, थोड़ी सी जो कमी थी उसको पूरा करना था। तो ये उसमें कहाँ चूकने वाले भाई, जिसको अच्छा खासा पीछे से बैकअप मिला हुआ हो वो कभी युद्ध में जाने से थोड़ी ना डरेगा। तो इनको अच्छा खासा माहौल मिला हुआ था, बहुत सारा ब्रिटिश विस्तार हो चुका था, माहौल इनके अनुकूल था, तो इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठा के चौका लगा दिया। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे डलहौजी 1848 से 56, डलहौजी 1848
48 से 56। नीचे हेडिंग डालेंगे साम्राज्य विस्तार, हेडिंग डालेंगे साम्राज्य विस्तार। अब नीचे लाइन से आप लोग लिखिए, भारत में सर्वाधिक विस्तार, भारत में सर्वाधिक विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ। भारत में सर्वाधिक विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ। अब फिर से हेडिंग आप लोग डालेंगे युद्धों के द्वारा, मतलब इसने जो साम्राज्य विस्तार किया वो किस किस तरह से किया। तो एक आप लिख देंगे युद्धों के द्वारा, मतलब इसके टाइम पीरियड में कौन कौन सा युद्ध हुआ था और ये कहाँ से विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में, कौन से हिस्से को। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे युद्धों के द्वारा। पहले नंबर पे लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे 1849 में पंजाब विलय, 1849 में पंजाब विलय। दूसरे नंबर पे लिखेंगे 1850 में सिक्किम का विलय, 1850 में सिक्किम का विलय। तीसरे नंबर पे लिखेंगे 1852 में दक्षिण वर्मा का विलय, तीसरे नंबर पे लिखेंगे 1852 में दक्षिण वर्मा का विलय। अब थोड़ा रुक के हम लोग एक बात समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन जो था वो औद्योगिकरण का पहला राष्ट्र था, ठीक है। तो औद्योगिकरण पहला राष्ट्र होने के नाते जो 18वीं सदी के अंतिम दशक चल रहे थे वहाँ पे अच्छी खासी स्टार्टिंग हो गई थी औद्योगिकरण की। और जैसे ही 18वीं सदी बीत रहा था वैसे ही काफ़ी ऊंचे लेवल पे वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब जब इतने उच्च लेवल पे हो गई थी तो जो प्रोडक्ट थे, जो वस्तुओं का उत्पादन था वो काफ़ी तेज़ गति से होने लगा। तो अब इन्हें क्या था, अब भाई ब्रिटेन में जो बेचेंगे ही, अब कितना बेचेंगे, तो उन्हें बाहर की दुनिया से भी मतलब था। यानी कि इन्होंने एक दिमाग लगाया कि जो हमारे उपनिवेश होंगे वहाँ पे हम अपने सामानों का निर्यात कर सकते हैं आसानी से। तो जब डलहौजी यहाँ पे आए तो इनके दिमाग में भी ये चीज़ था कि ब्रिटेन के लिए ये भारत जो है हमारा उपनिवेश वो एक निर्यात के रूप में साबित हो सकता है। यानी कि हम ब्रिटेन का जो माल होगा, जो उत्पाद होगा वो भारत में ला के बेच सकते हैं, भारत को अच्छा बाज़ार बना सकते हैं। तो इस लेवल से भी डलहौजी का जो साम्राज्य नीति था काफ़ी एग्रेसिव था कि वो एकदम तेज़ी से गति करना चाहता था ताकि ऐसा वो ब्रिटिश साम्राज्य बना दे पूरे भारत में कोई रोक टोक ना हो और एकदम अच्छे तरीके से ब्रिटेन का सामान यहाँ पे बिक जाए। ठीक है, तो डलहौजी ने काफ़ी दिमाग लगाया। एक तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय का जो सिद्धांत था, जिसके थ्रू अगर जो किसी का संतान नहीं है, किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता था, या अगर जो उसने किसी को गोद लिया उसको अगर जो ब्रिटिशर्स की मान्यता नहीं मिली है तो उसको अगला शासक नहीं नियुक्त किया जा सकता, उसका फिर उस राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। जब डलहौजी आए तब ये नीति का इन्होंने निर्माण किया। और डलहौजी को इतनी दिक्कत हो गई थी यहाँ से कि अब यहाँ के जितने भी शासक थे उनसे ये मुक्ति यानी कि छुटकारा पाना चाहता था कि सबको साइड हटाओ, जितना इन लोगों को हमारा सहयोग करना था, यानी कि यहाँ के जो शासक थे हम लोगों का जितना इन लोगों ने सहयोग करना था वो कर चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम लोग खुद ही पर्याप्त हैं सीधे तौर पे। तो इसलिए उसने क्या किया था, कर्नाटक और सूरत के जो नवाब थे और जो तंजौर के राजा थे उनसे डलहौजी ने उपाधियाँ छीन ली थी। और तो और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे जिनको बिठूर में जगह मिला था रहने के लिए, ठीक है, कानपुर में बिठूर में जगह मिला था रहने के लिए, उनके जो दत्तक पुत्र नाना साहब थे उनको भी डलहौजी ने पेंशन देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम तो पेंशन अब आपको नहीं दे पाएंगे। अब इनकी निगाहें इन सबसे हटके अवध पर भी थी। अवध पर इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा रिसोर्सेस थे। अब रिसोर्सेस थी तो वो एक तरह से समझता था कि ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर है वो यहीं पे है अवध में, और वहाँ ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर है उसका जितना भी उत्पाद होगा यहाँ पे ला के हम अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वो क्या है, सूती वस्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, मतलब कपड़ा उद्योग के लिए, मोस्टली कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, है भी अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये जो अवध है यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, मतलब ख़रीदने के लिए इतनी यहाँ पे धन है कि ये ईज़िली हमारे जो सामान आएंगे वहाँ से इसको ये आराम से ख़रीद सकते हैं।
तो ये दिमाग लगाने लगे कि अवध का कैसे विलय किया जाए। अब दिमाग क्यों लगाना पड़ रहा था? वजह ये थी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो अवध के नवाब ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी, इन्हीं के अनुसार सारा काम भी कर रहे थे। अब जब इनके अनुसार सारा काम कर रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ तो वजह मिलना चाहिए अवध के नवाब को हटाने के लिए। और इसके अच्छे खासे उत्तराधिकारी भी थे। ये भी नहीं था कि इसने किसी को गोद लेने की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम अपना विलय कर लें अवध का ब्रिटिशर साम्राज्य में। ये भी बहाना नहीं मिल रहा था। तो एक चीज़ हो गया था भारत में, जो भी शासक ब्रिटिशर्स के अधीन हो जा रहे थे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेते थे, तो वो एकदम तसल्ली से रहते थे, धड़ल्ले से रहते थे, ये सोच के कि अब तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के ऊपर है। अब जो भी होगा ये जाने, हमें उससे क्या लेना देना, हम तो अपना ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। तो अच्छा खासा जनता से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जनता के भलाई में ज़्यादा कुछ सोचना ये लोग नहीं चाहते थे। अपने ही विलासितापूर्ण जीवन में रहते थे, रमे रहते थे जो शासक होते थे। तो जनता भी परेशान ही रहेगी शासक से। तो डलहौजी ने ये दिमाग लगाया, क्यों ना हम ये आरोप लगा दें कि जनता का अच्छे से ये ध्यान नहीं रख रहे हैं, जनता का कोई भी ख्याल इनके दिमाग में नहीं है। इस ब्लेम को, इस आरोप को लगा के इनको यहाँ से हटा दिया जाए और अवध का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाए। और अंततः ये लोग सक्सेस भी हो जाते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं अवध का विलय करने में ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक, तो हम लोग अब आगे लिखेंगे। युद्धों के द्वारा हो गया था। अब नीचे हम लोग हेडिंग डालेंगे व्यपगत नीति। व्यपगत नीति या गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हेडिंग था। हेडिंग जो हम लोग लिख रहे थे डलहौजी के बारे में, उसमें हेडिंग था व्यपगत नीति या गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे अंग्रेज़ों पर आश्रित राज्यों के यदि स्वाभाविक उत्तराधिकारी न हो तो अंग्रेज़ों के अनुमति के बिना गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। इस नीति को आधार बनाकर डलहौजी ने कई राज्यों का विलय किया। जिनमें प्रमुख थे सतारा, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे 1848, सतारा ब्रैकेट में लिखेंगे 1848, कॉमा देंगे, झांसी ब्रैकेट में लिखेंगे 1853, झांसी ब्रैकेट में लिखेंगे 1853, फिर से कॉमा, नागपुर ब्रैकेट में लिखेंगे 1854। ठीक है, अब नीचे दूसरे लाइन से पॉइंट के थ्रू आप लिखेंगे, पॉइंट यानी कि नंबरिंग डाल के लिखेंगे। 1853 में निज़ाम से बेरार का क्षेत्र प्राप्त किया। 1853 में निज़ाम से बेरार का क्षेत्र प्राप्त किया। बेरार के क्षेत्र में कपास अच्छा खासा होता था, तो इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुकी थी बहुत बेहतर लेवल पे। तो कच्चा माल जब उन्हें मिलेगा तभी तो वस्त्र का निर्माण वो लोग कर पाएंगे। तो बेरार का क्षेत्र कपास के दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था, तो इसलिए इन्होंने निज़ाम से बेरार का क्षेत्र ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय। अगला पॉइंट लिखेंगे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन देने से मना किया। अब आप लोग नोट करके लिखिएगा 1814 से 16 में नेपाल के साथ युद्ध तथा उत्तराखंड के एक बड़े भूभाग पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण। नोट में ही अगले लाइन से लिखेंगे वर्मा के साथ तीन युद्ध। नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे 1824 से 26। उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेंगे, 1824 से 26 में एक पॉइंट लिख लेंगे। इस युद्ध के पश्चात वर्मा ने
वर्मा ने उत्तर पूर्वी राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। हस्तक्षेप न करने का वादा किया। द्वितीय युद्ध लिखेंगे, मतलब सेकंड नंबर पे 1852 इसमें केवल लिखेंगे द्वितीय युद्ध, मतलब ये द्वितीय युद्ध था, ये बस हमें याद रखना है 1852। तीसरे नंबर पे लिखेंगे 1885, तीसरे नंबर पे लिखेंगे 1885, इसमें लिखेंगे 1885 में वर्मा का भारत में विलय। 1885 में वर्मा का भारत में विलय। अब आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। अब आप लोग का यहाँ पे आज का क्लास समाप्त हो गया, ठीक है। अब अगला लेक्चर अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, जो आंसर राइटिंग करना है। क्वेश्चन लिखिए, डलहौजी के पूर्ववर्तियों ने जहाँ तक संभव था यदि वे ऐसा कर सकते थे तो विलय से बचने का प्रयास किया। यानी कि डलहौजी से पूर्व जो गवर्नर थे, उन्होंने डायरेक्ट अपने ब्रिटिश विस्तार में उन्होंने दूसरे क्षेत्र को विलय डायरेक्ट नहीं किया। पहले वो वहाँ की स्थिति को समझ लेते थे। वहाँ के शासक को पहले अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे शासन करते थे उस क्षेत्र में। उसके बाद हर एक चीज़ समझने के बाद, सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद में ऐसा आया कि डलहौजी के टाइम कि विलय एकदम धड़ल्ले से होने लगा। पहले ये लोग डरते थे विलय करने में, तो इस चीज़ पे आपको लिखना है कि क्यों डरते थे, कौन सी ऐसी वजह थी। जैसे कुछ सामाजिक कारण भी होता था, उसका भी डर था, ठीक है। कुछ शासकों का रीज़न होता था कि मान लीजिए हम एक क्षेत्र को अपने में विलय करते हैं तो दूसरा शासक ना आ जाए हमारे ऊपर आक्रमण करने। इस चीज़ से भी बचने के लिए, उनके विरोध से बचने के लिए, प्लस ब्रिटेन का भी खतरा होता था, क्योंकि ये नॉर्मली कंपनी थी और अपने देश से अधिकार पत्र लेके आई थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो कुछ भी ऊंच नीच होता तो इसको वहाँ की गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता, और गवर्नमेंट में कोई एक लोग तो थे नहीं, बहुत सारे लोग थे, तो सबको जवाब देना पड़ता। और ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के सारे हितधारक वहाँ पे बैठे हैं, इनके विरोध में भी बहुत सारे लोग वहाँ पे होते थे। आप ही सोचो, आपके देश से कोई भी कंपनी अगर जो जाए किसी और देश में व्यापार करने, तो ये जो कंपनी चलाने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या यहाँ पे सबका चहीता होगा? क्या उसके कोई विरोधी नहीं होंगे। अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग रहते हैं, जो हमें अच्छा समझते हैं या फिर बुरा समझते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी भय था। तो आप लोग, उम्मीद है कि आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।